জসিমঠ ইস্যুকে একদম নিচুতলা পর্যন্ত প্রচারে নিয়ে যেতে চান গঙ্গা মিশনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা। শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে গঙ্গা মিশন এবং আরও দুটি গণসংগঠন সেভ জসিমঠ প্রচার অভিযানের সমর্থনে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নিতে গিয়ে প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং গঙ্গার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার আহ্বান জানান। বন্ধুরা, আমি আর বেশি বলবো না, কেন সলিম স্যার আছে, আমি নিজেও শুনতে চাইছি। কেন এরা লেফটিস্ট আছে না, লেফট ওয়ার্ডটাই আন্দোলন থেকে বেরিয়েছে। আমার যে এত বড় প্রকৃতিকে নিয়ে আন্দোলন আছে, এরা কত হোল হার্টেড আমার সঙ্গে জড়িত হতে চাইছে, সে আশ্বাসন আমি চাইছি। আর আমি কিছু কিছু পয়েন্ট বলে আমার কথা শেষ করব। একটা হয় ন্যাচুরাল ডিজাস্টার, যে প্রকৃতি করে আমাকে সবাইকে মেনে নিতে হয়। একটা হয় ম্যানমেড ডিজাস্টার, যাকে আমরা ডিজাস্টার করছি। তো এই যে জসিমঠে আজকে যে ঘটনা আছে না, নেচার তো আমরা জানি, একটা জীবিত পাহাড় আছে, প্রত্যেক সালে কিছু মিটার 8 কি 10 मीटर बड़ो हो जाए। दुनिया तो कोनो लिविंग पहाड़ नहीं, और उसमें क्या है कि कच्चा मट्टी है, पत्थर जो जुड़े हुए नहीं है। और किस लिए कर रहे हैं? विकास के नाम पर। विकास बनाम विनाश, जो मेरे बड़े भाई ने कहा अभी। विकास क्या है? टूरिज्म होगा, 4 सड़कें होगी और हमारी बिजली का उत्पादन होगा। क्योंकि वहाँ का पानी आपके खेती के काम में नहीं आएगा, पहाड़ का पानी है, वहाँ पे खेत नहीं है ज़्यादा। तो बिजली उत्पादन होगा तो आपका कितना खर्चा है? आपने टेहरी डैम बनाया, उसमें आपकी बिजली 20% उत्पादित हो रही है, 20 रुपया पर यूनिट का खर्चा पड़ रहा है। 2 रुपया 95 पैसे में, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तो उसकी टर्मोलॉजी में बात करना चाहता हूँ। आपको सारी कंपनियाँ अपनी प्रॉफिट रेट के सोलर विद्युत सप्लाई करने के लिए तैयार है, और भारत को जितनी बिजली चाहिए उससे कई गुना हो जाएगी। फिर ये क्यों हो रहा है? इसकी एक अलग अर्थव्यवस्था है। एक चेहरा वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, और एक चेहरा वो है जो पीछे का चेहरा है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी है, एक बहुत बड़ा कमीशन का खेला है, जो कि सब आदमी जानते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उसके लिए हम कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब उस व्यक्ति को जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको वो समझने की चीज़ है। आज आप देखिए, डॉक्टर GD अग्रवाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीन थे कानपुर IIT के। उनको अभी हम लोगों को माना जाता है कि 4-5 साल पहले उनको मरवा दिया गया। अनशन कर रहे थे, उनको उठा के ले गया गया एम्स हॉस्पिटल में। उनकी बॉडी भी हमको नहीं मिली, उनके अंग दान करने थे वो भी नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस किए तो भी नहीं हुए। 2009 साल में हम लोगों ने एक PIL की थी देहरादून में, जिसके उसमें प्रणब मुखर्जी हमारे वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह के साथ में मिलकर 2010 में भारत सरकार ने अपने 14 प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिए थे। उसमें 40 किलोमीटर तक गंगा को सुरंग में ले जाने की बात थी। जो तापसदा बोल रहे हैं, सुरंग के अंदर में पंखे ज़्यादा घूमेंगे तो आपकी बिजली ज़्यादा पैदा होगी। अभी तो एक जगह से ही पानी पड़ रहा है, लेकिन सुरंग के अंदर मछली कैसे जाएगी? सुरंग के अंदर हमारा फ्लोरा और फौना कैसे जाएगा? सुरंग वाले पानी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? मार्किन राज्य ने, अमेरिका ने 1990 में अपने सारे डैम तोड़ दिए, क्योंकि नदी को फ्री फ्लो प्राकृतिक रूप से बहने दो। और हम आज भी डैम बना रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम जानते नहीं है, मूर्खता की हद है। आज भी मेरी कल वकील से बात हुई, गुप्ता जी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। जो ग्राउंड हम लोगों ने लिया, उसमें सरकार ने 5500 करोड़ NTPC को दिया था, क्योंकि उसका पैसा लग गया था और सारे प्रोजेक्ट बंद किए गए थे। आज भी हमारे वो ग्राउंड खड़े हैं। हम लोग उसी पिटीशन को रिवाइव करना चाह रहे हैं। ये जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं सलीम दा, ये जो ओपन कास्ट माइनिंग, मेरे भी माइंस है उड़ीसा में, उसका ब्लास्टिंग कर रहे हैं। उसके अंदर में ज़्यादा क्रैक हो तो कोई असुविधा नहीं है। अंडरग्राउंड में ये कर रहे हैं, कितने दूर तक ये क्रैक जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि जो नदी टूट गए, पहाड़ टूट गए, ये नदी का रास्ता जाम कर देंगे, वहाँ पे बड़े बड़े डैम बन जाएंगे, और ये पानी जब एक साथ बह के आएंगे, करोड़ों आदमी मरेंगे। और क्या प्रकृति में खाली आप ही का अधिकार है? वहाँ पर रहने वाले गाछ का, मछली का, पशु का और पक्षी का और फ्लोरा और फौना का अधिकार नहीं है? उनको नष्ट करने का आपको किसी ने राइट दिया है क्या?
हमको किसी की चिंता नहीं है। एक टर्मोलॉजी होती है एनवायरनमेंट के अंदर में, स्टेक होल्डर, जो व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है, जो सर बोल रहे थे, लेकिन भावनात्मक रूप से दुनिया में अध्यात्म एक भारत का ऐसा है जिसका कहीं पर विरोध नहीं है। मैं दुबई में गया तो वहाँ के 100 लोग योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जो धर्म को नहीं मानते चाइना में ध्यान कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग जर्मन में गया, वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। उसका सेंटर क्या है? बद्रीवन। बद्रीवन क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये दोनों मूर्तियाँ जाड़े में आ जाती जोशीमठ में। वहाँ पे हेमकुंड साहिब है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का तपोभूमि बोलते हैं, और उस पूरे क्षेत्र को तपोभूमि बोला जाता है। जिसको संन्यास लेना हो, ध्यान करना हो, जिसका अध्यात्म बड़ा, वहाँ पे जाइए। आप जाके देखिए, वहाँ पे रास्ते में हजारों बोतल शराब की पड़ी हुई है। तो दारू पी के अगर ध्यान करना हो तो आप कलकत्ते में कर सकते हैं, पार्कशीट में, रेस्टोरेंट में बैठ के कर सकते हैं। हिमालय में जाने की दरकार नहीं है। तो जिस ढंग से विध्वंस किया जा रहा है, ये सांस्कृतिक लॉस है। धर्म का लॉस टेम्परेरी रहता है, बन सकता है, दोबारा बन सकता है। संस्कृति को आप नष्ट कर रहे हैं। एक आदमी को आप उसकी वेदना समझिए कि वो घर छोड़कर, उसके भगवान है, उसकी मान्यता है, उसका परिवार है, उसका माहौल है, और उसको जाके दूसरी जगह है। मैं वहाँ पे गया, टेहरी डैम में न्यू टेहरी गांव लिखा हुआ है। हमने कहा यार ओरिजिनल टेहरी क्या हुआ? नदी में चला गया। और मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तापसदा ने आपको स्पष्ट नहीं कहा उतना, आपको भी 2 साल बाद में न्यू जोशीमठ मिलेगा। और जोशीमठ नहीं मिलेगा जिसको आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ये जो वैल्यूज है इतनी सारी, उसका क्या होगा हमारा? आज ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, नमामि गंगे। गंगा मिशन मैंने चालू किया था। उमा भारती हमारे पास 2 इलेक्शन के पहले आके मंच पे बैठी थी जंतर मंतर में आधी पौन घंटा तक। फिर उन्होंने हमको बुलाया, अपनी संस्था का नाम गंगा मिशन रखा। हमने कहा सर मैडम गंगा मिशन तो हमारा नाम है दीदी। बोले आपका और हमारा उद्देश्य तो एक ही है। बोले ठीक है, बढ़िया बात, आप काम करिए। उनका काम देख के मेरे को इतना दुख हुआ कि 3 बार उन्होंने मेरे को बुलाना चाहा बनारस हरिद्वार में। हमने मना कर दिया, भैया तुम्हारे मंत्री को गाली देंगे, तुम लोग को सुनने की आदत नहीं, मेरे को बुला के क्या करोगे? मतलब आत्मा रोती है। नमामि गंगे माने क्या होता है? हम किसी को नमन करते क्या करते हैं? श्रद्धा, अपना हृदय झुका रहे। मस्तक तो खाली एक प्रतीक है। आप बोलते तो नमामि गंगा। मेरा ये डायलॉग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था कि अगर मेरी माँ बीमार होगी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा कि ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगा। आज गंगा बीमार है और आप क्या कर रहे हो? उसका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो, वहां पे घाट बना रहे हो, ये कर रहे हो। अरे मेरे पानी को शुद्ध कर दो ना जी। जब आप नहीं थे तब भी भारत में बहुत सारे रईस थे, राजा महाराजा थे जिन्होंने घाट बना दिए थे। और आपने घाट के लिए नहीं जाता है। 80 घाट कच्चा घाट था बनारस में इकलौता, आउट ऑफ द 80 घाट्स। मेरे ससुर जी वहीं पर रुकते थे। हम लोग क्यों रुकते हैं आप? बोले कच्चा घाट है, यहाँ पे स्नान करने में आनंद आता है। उसको भी इन्होंने पक्का बना दिया। 5-5 मीटर तक मट्टी जमी रहती है वहाँ पर। तो आप वो जो लोग गंगा को इधर पार से उस पार तैर के पार करते थे, वो जो कच्चे घाट का महत्व है उसको भी तो समझना पड़ेगा आपको कि आप खाली क्रूज चलाओगे, गंगा को वाटरवे बनाओगे। वाटरवे का हम लोगों ने पूरा स्टडी किया और विरोध किया। नदी जोड़ों का भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस करके रुकवाया था उसको। वाटरवे के अंदर में खाली एक पोर्ट को, साहेबगंज को छोड़कर किसी का भी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। और साहेबगंज के लिए आपको बनारस इलाहाबाद तक वाटरवे बनाने की दरकार नहीं है। खाली फरक्का की मिट्टी लगा लो, निकाल लो, सारी चले जाएंगे। आपको इतिहास में मिलेंगे कि हमारी जो शार्क मछली थी अयोध्या तक मिलती थी, फरक्का के बाद जा ही नहीं सकती है। हमने इतना अत्याचार किया कि हमारी सारी डॉल्फिन अंधी हो गई। चाइना के एक स्टेडियम में आता है कि जहाँ पर उन्होंने डैम बनाया वहाँ पे भूकंप बढ़ गए। और हिमालय तो भूकंपीय जोन है। आप ये मत सोचो, कल एक आदमी ने परसों हम लोग धरना दिए तो उसमें कहा सर जोशीमठ से हमको क्या लेना देना है। बोले गंगा से हमको क्या लेना देना है? हमको जब बुलाया गया सेमिनार में, एक आदमी ने कहा 2525 किलोमीटर गंगा लंबी है। बोले यू आर रॉन्ग। बोले कैसे? गंगा 2.5 लाख किलोमीटर लंबी है या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसके साथ जितनी नदियाँ मिल रही है सबकी लंबाई आपको नापनी पड़ेगी। और ये जो गंगा क्षेत्र जिसमें हम बैठे हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। मेरे को लगता है वैश्विक इशू है। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलते हुए, सलीम साहब बिजी हैं, मेरी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी वेदना को समझिए और अपनी संवेदना को मेरे साथ ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए।